दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 लेवल सेकेंड सवाई माधोपुर का पेपर और सामाजिक अध्ययन का पेपर पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हम उससे मोटिवेट होंगे और मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन से हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे कोई संतुष्ट नहीं है। इसलिए आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाई माधोपुर एसएस का पेपर है, लेवल सेकेंड। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भारत के भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और नीति निर्देशक जो तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 की तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 में है। और भाग 1 जो है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और भाग 1 में जो है संघ राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन है, अर्थात संघ राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित वर्णन है। और भाग 2 जो है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित वर्णन है। भाग 2 में किससे संबंधित वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता, अर्थात भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 संघ राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित है। और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जबकि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है भाग 2 में। फिर आगे देखते हैं भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकारों का जो वर्णन है, मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर आता है आगे भाग 4। भाग 4 है जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और एक और भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन है, ध्यान रखना, मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और फिर आगे भाग 5 है। भाग 5 में संघ का वर्णन है। संघ अर्थात केंद्र का, संघ का वर्णन है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए भाग 5 में, जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, 52 से 151 तक। और भाग 6 में 152 से 237 तक है, जो राज्यों से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रख लेना। तो भारतीय संविधान किस भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो भाग 4 हो जाएगा इसमें। और अनुच्छेद 36 से 51 होगा। भाग 1 है जो आपको बताई दिया, 1 से 4 अनुच्छेद तक है और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 2 जो है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 3 है जो भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और भाग 5 में जो है भाग 5 जो है संघ से संबंधित है और उसमें भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और भाग 6 है 152 से 237 तक है, जिसमें राज्यों से संबंधित है, राज्य से संबंधित। चलते हैं 2 नंबर। भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून संसद बनाता है, संसद बनाती है। भारत में कानून का निर्माण कौन करता है? तो कानून का निर्माण संसद करती है, संसद। ये विधायी, और संसद जो है एक विधायी सदन होता है या विधायी निकाय होता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग विधायी का इसमें सही है। और संसद आता तो संसद सही होता है, तो इसमें विधायी का सही है। तो भारत में कानून का निर्माण कौन करता है? संसद करती है। अब आगे 3 नंबर। भारत में शासन है, भारत में कैसा शासन है? भारत में जो है कानून का शासन है। भारत में कैसा शासन है? भारत में कानून का शासन है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? मैंग्रोव वन है जो खारे जल में हो सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के किनारे स्थित है? सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। 1 नंबर राइट हो जाएगा। और ये पश्चिमी बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र गंगा नदी पर है।
निम्न में से कौन सा अभ्रक उत्पादक राज्य नहीं है? नहीं पूछ रहा, अभ्रक उत्पादक राज्य कर्नाटक नहीं है। भारत में पहली सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई। भारत में पहली सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई। यह कहाँ की गई? मुंबई में। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। आगे देखते हैं फिर 9 नंबर, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर है, मृत्यु दर है और जीवन प्रवास, तीनों ही जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। त्यांग त्से नदी कहाँ बहती है? त्यांग त्से नदी चीन में बहती है। सनराइज उद्योग के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? सनराइज उद्योग जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहते हैं। चलते हैं 12 नंबर पे। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है? एशिया व यूरोप को अलग करती है वह यूराल पर्वत श्रृंखला है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है और नाइट्रोजन जो गैस है वो 78% पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन है जो लगभग 21% है, 20.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी है पर्वतों में पाई जाती है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। चलते हैं आगे 16 नंबर, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पाक जल संधि किसके बीच है? पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी बता देते हैं आपको। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका और छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा क्षेत्रफल में? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसे ध्यान रखना। विश्व सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से? सेम है जो सिंचित क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ राजस्थान जो है राजस्थान के 4 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया? गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया? स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रखा गया। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है। मरुस्थलीकरण का कारण क्या? वनोन्मूलन, ये भी सही है। वर्षा में कमी, ये भी सही है। अनियंत्रित पशुचारण, ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। भगत आंदोलन किससे संबंधित है? भगत आंदोलन भील और ग्रासियों से संबंधित है। भगत आंदोलन है किससे संबंधित है? भील और ग्रासियों से। इसको याद रखने का तरीका बता देते हैं कि भगत बै से स्टार्ट हो रहा, भय, भय से भगत, भय से भील और बीच में ग आ रहा, ग से ग्रासिया। ऐसे ध्यान, भय से भील और ग से ग्रासिया, दोनों ही वर्ड इसी में आ रहे हैं। बैगत, बै से वापस भील आ रहा, फिर बीच में ग आ रहा, ग से ग्रासिया, भील और ग्रासिया। कसुमल रंग का अर्थ है कसुमल, लास्ट में ल आ रहा तो याद रखना है, ल से आ रहा लास्ट में और इसमें लाल, कसुमल लाल रंग। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली महावीर जी की खेली जाती है और महावीर जी कहाँ पर है? तो करौली में। कहाँ पर? ये करौली जिले में। राजस्थान के किस जिले में भरथरी का मेला लगता है? भरथरी का मेला अलवर में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। जहांगीर के विरुद्ध मुगल खानदान के किस व्यक्ति ने विद्रोह किया था? राजकुमार खुर्रम ने किया था। आगे चलते हैं। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हुमायूं। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हुमायूं। और मुगल वंश के जो शासक है उनको याद रखने का तरीका या ट्रिक है बादशाह। आपको याद रखना है इसे, बादशाह, BHAJSO, बादशाह। बी से बाबर, H से हुमायूं, S से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, O से औरंगजेब। तो बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बाबर के बाद H आ रहा हुमायूं, तो कौन बैठा? हुमायूं।
हुमायूं के बाद अकबर बैठा गद्दी पर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब। ये क्रम से याद करने का है। बादशाह BHJS। आगे देखते हैं खानवा का युद्ध। बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध जो लड़ा था ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो इसमें राणा सांगा करेक्ट हो जाएगा। पानीपत में बाबर ने किससे युद्ध किया? पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया। हुमायूं को किसने परास्त किया? हुमायूं को जो परास्त किया शेरशाह सूरी ने परास्त किया था। किसने परास्त किया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं को किसने परास्त किया था? शेरशाह सूरी ने परास्त किया। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। और भारत का संविधान कैसे संघ की स्थापना करता है? भारत का जो संविधान है राज्यों के संघ की स्थापना करता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो शाहजहां के बाद राजगद्दी पर औरंगजेब बैठा। मैंने बताया था बादशाह BHAJSO बादशाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब। तो ये पूछ रहा है कि शाहजहां के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो शाहजहां के बाद कौन आ रहा? औरंगजेब। तो औरंगजेब बैठा। 38 नंबर, महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया था? महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। किस मुगल बादशाह ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी? धार्मिक सहिष्णुता की नीति अकबर ने अपनाई थी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 41 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? कर्तव्यों अर्थात मूल कर्तव्य जो है 51A में है और अनुच्छेद 51A और भाग 4 क में है, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्तव्यों का वर्णन है? तो 51A में है और भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4 क में है। भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है? भारत की शासन व्यवस्था है उसका स्वरूप संसदीय प्रणाली है। और भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई, ये ध्यान रखना, ब्रिटेन की देन है। राज्यसभा का गठन कैसे होता है? राज्यसभा का जो गठन होता है राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यसभा का गठन राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचन से होता है। राज्यसभा का सभापति जो होता है पदेन उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पदेन उपराष्ट्रपति होता है। चलते हैं आगे। भारतीय संसद के अंग, भारतीय संसद के अंग जो होते हैं भारतीय संसद के अंग 3 होते हैं, जबकि सदन जो होते हैं 2 होते हैं। भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं? अंग तो 3 होते हैं और सदन पूछ लिया जाए तो सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं? 3 और सदन कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संसद के अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा तीनों ही संसद के अंग में आते हैं, तो तीनों राइट हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। और यदि सदन पूछ लिया जाता है तो सदन में लोकसभा और राज्यसभा 2 ही सदन होते हैं। अब 46 नंबर, राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या होती है? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? भारत की विदेश नीति का प्रमुख जो प्रवक्ता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अब 49 नंबर, संसद को कौन भंग कर सकता? संसद को कौन भंग कर सकता है? इसमें स्टार लगा रखा है तो आपको इसका वर्णन भी बताते हैं। संसद को कौन भंग कर सकता है? संसद को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, अर्थात संसद को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन आया कि संसद को कौन भंग कर सकता है, तो संसद को कोई भंग नहीं कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं शब्द है ही नहीं, तो फिर इसको या तो डिलीट किया होगा या इसमें बोनस दिया होगा। तो संसद को कोई भंग नहीं कर सकता, ये आप अच्छी तरह से याद रखना। और इसके बारे में आपको थोड़ा वर्णन बता देते हैं जो नीचे लिखा हुआ। संसद को कौन भंग कर सकता है? तो इसे संसद को कोई भी भंग नहीं कर सकता। भारतीय संसद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना होता है और यह एक द्विसदनीय विधानसभा। राष्ट्रपति को विधायिका के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। लोकसभा को ये भंग कर सकता, किसको भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन संसद को भंग नहीं कर सकता है। और लोकसभा को भी भंग करेगा वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो संसद को कोई भंग नहीं कर सकता है। चलते हैं आगे।
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः संसद इसमें संशोधन कर सकती है? ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। 2 नंबर राइट। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्यायिक समीक्षा होता है, विवादों का निपटारा होता है, मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन होता है, सभी सही से उपयुक्त सभी। 52 नंबर, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा है, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे पहले। लोकसभा में मनोनीत 2 सदस्य किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, वर्णन देख लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है तो वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 543 सदस्य संसदीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। 543 सदस्य है वो संसदीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 जो सदस्य होते हैं मनोनीत होते हैं। इस प्रकार 545 सदस्य है और कुल यदि इनकी सीटें पूछ ली जाए कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है तो 550 तक हो सकती है, ये ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में 545 है। 545 में से 543 संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, संसदीय क्षेत्रों से, और 2 मनोनीत होते हैं। लेकिन संविधान है, संविधान में संशोधन किया गया वो 104वां संविधान संशोधन 2019 जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के उपबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात जहां तक व्यवहार्य हो सभी राज्यों के लिए समान है। अर्थात 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत किया जाता था वो अब नहीं किया जाएगा 104वां संविधान संशोधन 2019 के अकॉर्डिंग। ये इसमें लिखा हुआ है कि आगे नहीं बढ़ाया गया, अर्थात अब आगे मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। आगे चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तो संविधान सभा का गठन का ध्यान रखना कि जुलाई 1946 में करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये ध्यान रखना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और गठन जुलाई 1946 में हुआ। और दूसरी जो बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यह प्रस्ताव प्रस्तुत जो किया यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, वह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? दिल्ली जो है, दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के संसद भवन में। चलते हैं आगे। 54 नंबर, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए स्टार लगाया हुआ है। या तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया होगा या फिर इसमें बोनस दिया होगा। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? मौलिक जो कर्तव्य जोड़े गए थे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान 1976 में जोड़े थे। आगे देखते हैं। और 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 ये शिक्षा से संबंधित है।
56 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया। ये देखना, इसका थोड़ा सा आपको वर्णन बता देते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 और ये अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है, 25 से 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये 25 से 28 है, ये धार्मिक स्वतंत्रता, यह आपको ध्यान रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और दूसरा 29 से 31 नहीं है, 31 तो संपत्ति का अधिकार है, ये 29 से 30 तक ही है, यहाँ पर 0 है। 29 और 30 जो है ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30 में। और 19 से 22 जो है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चारों ऑप्शन का वर्णन आपको बता दिया। और 14 से 18 है जो ये समानता का अधिकार है। और बीच में एक 23 और 24 रह गया। 23 और 24 जो है, 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो आपको समझ नहीं आया तो एक बार वापस और बता देते हैं जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, और फिर अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, 29 और 30 जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 31 जो है ये संपत्ति का अधिकार था। इसमें अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, जिसको अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 300 में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। आगे 57 नंबर, महर्षि जाबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? महर्षि जाबाली की तपोभूमि जालोर। 2 नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। और यशोदा देवी 1953 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए चुनी गई थी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और वापस आ सकता है कि प्रथम महिला तो यशोदा देवी थी, लेकिन ये कब बनी? 1953 में। और किस पार्टी की थी? सोशलिस्ट पार्टी की थी। और किस निर्वाचन क्षेत्र से थी? बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से थी। 59 नंबर, किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया? ये क्वेश्चन आ भी गया, अभी बताया था मैंने। अर्थात मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया, अर्थात मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार जो था इसका वर्णन पहले अनुच्छेद 31 में था, जिसको हटा करके वर्तमान में अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 में या 300 में जोड़ दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 में क्या कर दिया? इसको जोड़ करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है, यह आप ध्यान रखना। और संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार। अब देख लेते हैं आगे 60 नंबर, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे नई नई वीडियो आपको समय पर देखने को मिलते रहे। और उसके पास में एक बेल आइकन का निशान जिससे दबा दीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो डाला जाए सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।